नमस्कार दोस्तों। बेंगलुरु के व्यालिकावल इलाके में 3 मंजिला लो राइज अपार्टमेंट और इसके टॉप फ्लोर पर एक फ्लैट 19 दिनों से बंद था। मकान से दुर्गंध आने पर मकान मालिक महालक्ष्मी के मां को फोन करते हैं तो पता चला कि महालक्ष्मी उनसे बहुत दिनों से मिली नहीं है और उसका फोन भी बंद है। 21 सितंबर 2024 को मकान मालिक दूसरी चाबी से फ्लैट का दरवाजा खोलता है तो अंदर मिलती है करीब 59 टुकड़ों में बिखरी 29 साल की महिला महालक्ष्मी की लाश। तभी वहां पुलिस आ जाती है और तफ्तीश में जुट जाती है। घर के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर खून फैला था, कुछ मांस टुकड़े फर्श पर और कुछ फ्रिज के अंदर थे। उसके सिर को काटकर फ्रिज में रखा गया था। महालक्ष्मी अपने परिवार से अलग वहां किराए में रह रही थी। उसे क्या पता था कि वही घर उसकी कब्र बन जाएगी। उस घर से ना कातिल का कोई सुराग मिला, ना मौके पर कोई सबूत। महालक्ष्मी शादीशुदा थी लेकिन पति से अलग रहती थी। पति बयान देता है कि उसका अफेयर अशरफ से चल रहा था और कत्ल के पीछे अशरफ का ही हाथ है। अशरफ से पूछताछ होती है लेकिन पुलिस को नहीं लगता कि वो कातिल है। अब पुलिस महालक्ष्मी के कातिल की तलाश में जुट जाती है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चलता है कि आरोपी कोई बाहर का है। पुलिस अशरफ से भी पूछताछ करती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उस पर शक हो। जब महालक्ष्मी के फोन की कॉल डिटेल चेक की गई तो पुलिस को मुक्ति रंजन के बारे में पता चला। उसी को ही सबसे ज्यादा कॉल की गई थी। कत्ल के समय मुक्ति की मोबाइल लोकेशन महालक्ष्मी के घर के पास ही मिली। सूत्रों ने बताया कि मुक्ति रंजन का फोन बंद था और उसे ओडिशा पश्चिम बंगाल सीमा के पास तलाशने की कोशिश की जा रही थी। अचानक से खबर आती है कि महालक्ष्मी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करने वाला आरोपी मुक्ति रंजन ने आत्मग्लानि के कारण ओडिशा में आत्महत्या कर लिया है। ओडिशा पुलिस को भद्रक इलाके में पेड़ से लटकी एक आदमी की लाश मिलती है। लाश के साथ ही एक चिट्ठी भी मिलती है जिसमें बेंगलुरु में हुई महालक्ष्मी के कत्ल का कबूलनामा था। तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ये लाश मुक्ति रंजन रे नाम के आदमी की ही है। हालात देखकर अंदाजा लग जाता है कि गिरफ्तारी के डर से उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। उसके सुसाइड नोट से पुलिस को बहुत सी जानकारियां मिली। पता चला कि महालक्ष्मी उस पर शादी का दबाव बना रही थी और मुक्ति रंजन को शक था कि महालक्ष्मी के अशरफ से भी नाजायज संबंध थे। इसी बात पर दोनों में बहुत झगड़े होते थे। धीरे धीरे सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है और एक कहानी सामने आती है। 30 वर्षीय मुक्ति रंजन ओडिशा के भद्रक जिले में पड़ने वाले एक गांव दुसुरी का रहने वाला था। कुछ साल पहले काम की तलाश में बेंगलुरु आया मुक्ति रंजन यहां एक मॉल में कपड़े की दुकान में काम करने लगा। एक साल पहले 2023 में मुक्ति रंजन की मुलाकात महालक्ष्मी से बेंगलुरु के एक मॉल में हुई और इसके बाद दोनों के बीच बातें होने लगीं। पारिवारिक विवाद की वजह से अपने पति से अलग रह रही महालक्ष्मी इसी मॉल के एक कॉस्ट्यूम आउटलेट में टीम लीडर के तौर पर काम करती थी। मुक्ति रंजन के साथ उसकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मुक्ति रंजन ने महालक्ष्मी का कत्ल कर उसकी लाश के टुकड़े क्यों किए, पुलिस अब इस सवाल का जवाब तलाशने में जुट गई है। पुलिस मुक्ति रंजन के परिवार का बैकग्राउंड और दूसरी जानकारियां जुटाने के लिए बंगाल से उड़ीसा तक का सफर किया। उसके परिवार वालों ने पूछताछ में बताया कि मुक्ति रंजन 24 सितंबर को भद्रक पहुंचा था। अगले दिन वह सुबह घर से निकला और अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर कुलीपाड़ा गांव में उसकी लाश पेड़ से लटकी मिली। उसके परिवार ने यह भी बताया कि महालक्ष्मी चरित्रहीन थी, उसके बेटे को भी उसने फंसा रखा था। उससे पैसे ऐंठती थी, कहती थी वापस दे देगी लेकिन कभी भी एक पैसा वापस नहीं दिया। ज्यादा जोर देने पर महालक्ष्मी उसे किडनैपिंग के केस में फंसा देने की बात करती थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महालक्ष्मी की अशरफ से करीबी को लेकर मुक्ति रंजन नाराज था। इस बात को हत्या की एक वजह के तौर पर देखा जा रहा है। महालक्ष्मी के पति ने भी अशरफ का ही नाम लिया था। पुलिस को अशरफ के इन्वॉल्वमेंट की गहन जांच करनी चाहिए क्योंकि कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि यह पूरा खेल अशरफ का है और उसी ने ही दोनों हत्याएं की है। मुक्ति रंजन चाहता तो हत्या के बाद वहां से भाग जाता। वह क्यों लाशों के टुकड़े करता जब वह वहां रहता ही नहीं था। दूसरी गौरतलब बात यह है कि जो इंसान लाशों के टुकड़े कर लेने का साहस रखता हो वह क्यों मीलों दूर भागकर कायरों की तरह आत्महत्या कर लेता है। खैर, आने वाले समय में पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देगी। आपको याद दिला दे कि ऐसा ही एक केस श्रद्धा और आफताब का था। श्रद्धा वॉकर मर्डर केस को 2 साल हो चुके हैं।
आफताब पूनावाला ने पहले गला दबाकर श्रद्धा वॉकर की हत्या की और फिर उसके शव के 36 टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया। मई 2022 में जिस मामले ने हर किसी को हिलाकर रख दिया वो था श्रद्धा वॉकर मर्डर केस। इस केस में श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के लिए आरी से उसके अलग अलग टुकड़े किए गए। फिर उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और एक एक कर जंगल में फेंका गया। मामला खुला तो इस हैवानियत का आरोपी कोई और नहीं बल्कि श्रद्धा का बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला निकला। आफताब की निशानदेही पर पुलिस को श्रद्धा के शव के टुकड़े भी जंगलों से मिले। शायद इस तरह का देश में ये पहला मामला था। केस को 2 साल होने जा रहे हैं। आफताब पूनावाला इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और उसे सभी कैदियों से अलग कोठरी में रखा गया है। जेल प्रशासन को आशंका है कि दूसरे कैदी उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। आज के तारीख में जो युवा लड़के आफताब के रूप में जी रहे हैं वह सावधान हो जाए। आज नहीं तो कल वह भी सलाखों के अंदर होंगे। 2019 में आफताब पूनावाला और श्रद्धा वॉकर की मुलाकात मुंबई के वसई इलाके में रहते हुए एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। श्रद्धा उस वक्त एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। कुछ समय बाद दोनों दिल्ली आ गए और छतरपुर इलाके में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पहले सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। बताया जाता है कि श्रद्धा भी महालक्ष्मी केस की तरह शादी के लिए आफताब पर दबाव डाल रही थी और इसी वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। पुलिस के मुताबिक 18 मई 2022 को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आफताब ने आरी से श्रद्धा के शव के 36 टुकड़े किए और एक बड़ा फ्रिज खरीदकर उसमें इन्हें रखा। आफताब रात में निकलता और शव के टुकड़ों को छतरपुर के जंगलों में फेंक आता। ये केस उस वक्त खुला जब श्रद्धा के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस कड़ियां जोड़ते हुए आफताब तक पहुंच गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद आफताब ने अपना गुनाह कबूल लिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आफताब एक फूड ब्लॉगर था और इंस्टाग्राम पर लगभग 28,000 फॉलोअर्स थे। इतना अच्छा करियर चल रहा था और बेवकूफ़ आफताब ने ऐसा रास्ता चुना जिसके कारण वह आज जेल में सड़ रहा है। महालक्ष्मी और श्रद्धा केस के बाद ठीक उसी तरह का एक और केस की चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि 10 फरवरी 2023 को हुए दिल्ली के निक्की हत्याकांड ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। निक्की और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे और निक्की की हत्या के बाद साहिल ने उसी दिन शादी कर ली थी। जरा दिमाग पर जोर डालिए, क्या आपको याद है ऐसा ही एक झारखंड के साहिबगंज का केस था रूबिका और दिलदार का। उस केस में दिलदार ने रूबिका को मारकर उसके 50 टुकड़े कर दिए थे। खैर हमें उस केस की डिटेल में नहीं जाना है। अब मुद्दे की बात करते हैं। श्रद्धा हो या निक्की, महालक्ष्मी हो या रूबिका, क्यों इतना डरावना व घिनौना अंजाम होता है प्यार का? सीधा सा जवाब है कि जिस प्यार का आधार लालच और वासना हो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। रही बात दोष की तो इसमें दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। इन हत्याओं के पीछे लिव इन रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा कारण है। आजकल के युवा दूसरे शहरों में जाकर नौकरी करते हैं और अपने संस्कारों को दरकिनार करके कोई एक पार्टनर ढूंढकर साथ रहने लगते हैं, ये जानते हुए कि विवाह में जो मजबूती है वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होता है। जब चाहे दोनों में कोई भी पार्टनर एक दूसरे से कभी भी अलग हो जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का आधार सिर्फ वक्त से पहले यानी विवाह के पहले शरीर की भूख मिटाना मात्र है। इन लिव इन रिलेशनशिप में कोई मजबूत बॉन्डिंग नहीं होती है। कभी भी वह एक दूसरे को किसी तीसरे के लिए छोड़ सकते हैं और यही से शुरू होता है टकराव का दौर। ज़्यादातर केस में लड़कियां ही मारी जाती है क्योंकि प्रकृति ने पुरुष को शरीर के आधार पर ताकत ज़्यादा दिया है। मेरा युवाओं से निवेदन है कि अपने संस्कारों को कुचलने से पहले अपने माता पिता के चेहरे को जरूर याद करें। अपने माता पिता के संघर्षों को भुलाकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके कारण समाज में उनका जीना मुश्किल हो जाए। धन्यवाद।